तो दोस्तों बात करें तो चाइनीज कंपनी के इंडिया में जो हालत है ना वो यहाँ पे थोड़ी सी टाइट हो रखी है और इस वीडियो में मैं आपको यही सब कुछ एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि आखिर चल क्या रहा है मार्केट में। तो सबसे पहले बात करना चाहूंगा रियलमी कंपनी की। पिछले कुछ दिनों में यहाँ पे रियलमी कंपनी को काफी बड़ा झटका मिला है। वो पता है यहाँ पर क्या है, माधव शेठ का रियलमी से निकलना। माधव शेठ के रियलमी से निकलने की जो खबरें वो हम मार्च से सुन रहे थे और मार्च में उन्हें ग्लोबल लेवल पे प्रमोशन भी यहाँ पर देखने को मिला था। काफी एक अच्छी चीज थी, लेकिन सरप्राइजिंगली माधव शेठ से लेकर एक न्यूज यहाँ पे मार्केट में फैल रही थी जिसके अंदर कहा गया था कि माधव शेठ ने रियलमी से रिजाइन कर दिया और ऑनर को ज्वाइन कर लिया। लेकिन अभी तक सिर्फ एक ही न्यूज ने कंफर्म किया जो कि है माधव शेठ का रियलमी से निकलना, और ये काफी शॉकिंग न्यूज थी क्योंकि 2018 में जब से रियलमी शुरू हुई थी तब से माधव शेठ यहाँ पे इस कंपनी के साथ यहाँ जुड़े हुए थे और इस कंपनी को एक नेक्स्ट लेवल पे ले गए थे। कहने का मतलब है कि 2018 एक ऐसा समय था जब काफी सारी कंपनीज अपना बोरिया बिस्तर बांध के वापस चाइना जा रही थी, लेकिन रियलमी एक ऐसी कंपनी जिसने मार्केट में एंट्री ली, बहुत अच्छे फोन्स निकाले और उसके चक्कर में हमें पास में काफी बेहतरीन फोन्स देखने को मिले थे। लेकिन अगर मैं बात करूं पिछले कुछ समय की तो रियलमी की हालत इतनी खास नहीं चल रही। मतलब कि सिर्फ इस साल की बात करूं तो रियलमी का जो पहले मार्केट शेयर पिछले साल से कंपेयर करूं तो वो आधा हो चुका है। इस साल अगर आप नोटिस करेंगे तो उन्होंने 30,000 रुपीज के ऊपर अपना एक भी फोन नहीं निकाला। यहाँ तक कि 2023 आधा खत्म होने वाला है लेकिन अभी तक GT सीरीज में एक भी फोन नहीं आया। 240 वॉट की चार्जिंग वाला फोन उन्होंने प्रमोट किया था लेकिन इंडिया में वो कभी बेचने के लिए नहीं लाए। ऊपर से 11 प्रो सीरीज के बारे में बात करें तो उसकी कीमत भी उन्होंने अंडर 30,000 में सब कुछ खत्म कर दिया। इसका रीजन पता है क्या है? क्योंकि रियलमी को समझ में आ गया कि 30,000 के ऊपर उनका फोन यहाँ बिक नहीं सकता, इसलिए अंडर 30,000 में ही पूरी की पूरी कोशिश कर रहे हैं। और रियलमी 11 प्रो सीरीज में वो पूरी डू और डाई सिचुएशन उन्होंने खेली है, यानी कि SRK से प्रमोशन करवाना, बड़ा बड़ा लॉन्च इवेंट करना, ऑफर्स देना, सारी चीजें वो कर रहे हैं कि अंडर 30,000 में मार्केट में अच्छा परफॉर्म कर सके। और अगर रियलमी 11 प्रो सीरीज नहीं चलेगी इनकी तो बस आप समझ सकते हैं कि आगे चल के बस इसे बजट फोन या अंडर 20,000 में ही यहाँ पे फोकस करेंगे। फिर भूल जाओ कि कभी रियलमी अपने महंगे फोन लाएगी। हालांकि 11 प्रो सीरीज अगर थोड़ा अच्छा चल भी जाती है तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि महंगे फोन आपको देखने को मिल सकते हैं। लेकिन 11 प्रो सीरीज जैसी मार्केट में वैसी कंट्रोवर्सी के अंदर जुड़ गई और वो थी इनहैंस्ड इंटेलिजेंट सर्विस की, जिसके अंदर मोबाइल फोन की कुछ क्रूशियल इंफॉर्मेशन जैसे मैसेज या कॉल लॉग्स हो गए रियलमी अपने सर्वर पे ट्रांसफर करती है जिससे आपको एक बेटर ऑप्टिमाइज एक्सपीरियंस दिया जा सके, ऐसा इन लोगों का कहना है। अब इस चीज पे यहाँ पे गवर्नमेंट की नजर पड़ गई और गवर्नमेंट ने प्रोब को भी यहाँ पे बोल दिया कि यहाँ पे जाओ और अच्छे तरीके से चेक करो कि जो इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं क्या ले रहे हैं, कौन सी इंफॉर्मेशन की इन्हें जरूरत है और ले रहे हैं इतनी इंफॉर्मेशन तो क्यों ले रहे हैं, उसका कोई मिसयूज तो नहीं करेंगे, कहीं चाइना के सर्वर पर तो नहीं भेजेंगे। इस तरीके की चीजें ऑफिशियली हो गई है, गवर्नमेंट की नजर इस पे पड़ गई थी और इसलिए इसकी जांच यहाँ पे आज के समय में शुरू हो गई है। उम्मीद करते हैं कि बहुत ही जल्दी इसका रिजल्ट हमें देखने को मिले और चीजें यहाँ पे बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। अब जो भी रिजल्ट आएगा उसके बारे में अगर आप जानना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। लेकिन रियलमी इकलौती ऐसी कंपनी नहीं है जो इस टाइप की सर्विस का मोबाइल के अंदर प्रोवाइड करती है। रियलमी के साथ साथ सेम चीज अवेलेबल है ओप्पो के अंदर भी, OnePlus के अंदर भी, यहाँ तक कि मैं बोल सकता हूँ कि Xiaomi के फोन्स के अंदर भी दूसरे नाम से सर्विसेज यहाँ पे अवेलेबल होती है। और गूगल भी दूध का धुला नहीं है, गूगल भी काफी सारी चीजें ट्रैक करता है, लेकिन अगर इसके ऊपर लगाम लगती है तो एक काफी अच्छी चीज होगी। खैर रियलमी तो यहाँ पे रेडार के अंदर आ गए इनके, लेकिन रियलमी इकलौती ऐसी कंपनी है जो रेडार में इनके, और हाल ही में यहाँ पे Xiaomi भी रेडार के अंदर आ चुकी है। पिछले एक साल में Xiaomi कंपनी पूरी बदल चुकी है। जो ओरिजिनल Xiaomi के पुराने एम्प्लॉइज थे वो सब लोगों ने कंपनी छोड़ दी। भाई मनु जैन तो सिर्फ एक और एग्जांपल है कि मनु जैन का कंपनी छोड़ना बहुत बड़ी चीज थी, लेकिन मनु जैन के बाद भी कई लोगों ने कंपनी छोड़ी है और मनु जैन से पहले भी काफी लोगों ने कंपनी छोड़ी है। इसके साथ ही बात कर तो पिछले साल ED की रेड भी यहाँ पे Xiaomi के ऊपर पड़ी थी और उनके बैंक अकाउंट से 5,000 करोड़ रुपए जो रहते वो सीज कर रखे हैं Xiaomi ने। अभी कुछ ही हफ्तों पहले की बात है, यहाँ पे Xiaomi को ED की तरफ से एक शो कोज नोटिस भेजा गया। अब उन्हें कोर्ट में आके बताना पड़ेगा कि उनके ऊपर जो एक्शन जो ED ले रही है वो ले या ना ले, या अपनी बात उन्हें यहाँ पे कोर्ट के आगे रखनी पड़ेगी। कहने का मतलब है कि ये जो चीजें हो रही थी ना अभी लीगल लेवल पे पहुंच चुकी है और इसका जो रिजल्ट हो सकता है ना वो यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। कि पिछले एक साल के अंदर Xiaomi का मार्केट शेयर बहुत तेज से कम हो गया, लोगों को दिक्कतें आ रही है, वो सारी अलग बातें होती हैं, लेकिन यहाँ पे जो लीगल ट्रबल फंस गया और जो 5,000 करोड़ रुपए इनके फंस गए अभी, वो एक सबसे बड़ी दिक्कत हो सकती है आने वाले फ्यूचर में Xiaomi के लिए। हालांकि एक बात बता सकता हूँ, अगर आप लोग Xiaomi को ध्यान से ऑब्जर्व करोगे ना तो मनु कुमार जैन के पहले Xiaomi कंप्लीटली कुछ और था और मनु कुमार जैन के बाद Xiaomi कंप्लीटली कुछ और है। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो एक ऐसी वीडियो के अंदर जिसमें मैं ये बताऊं कि मनु जैन के वक्त Xiaomi कैसा था और अब Xiaomi कैसा है, नीचे कमेंट में बताना, उस वीडियो को भी हम बहुत ही जल्दी लेकर आएंगे। Xiaomi Realme की बात करें, लेकिन हर दूसरी चाइनीज कंपनी की यहाँ पे सिचुएशन काफी ज्यादा खराब है। मतलब कि इंडिया में तो मार्केट पोजीशन लूज करी है
और एक और बात पता चली है मेरे को, ये जो खुद चाइनीज कंपनी है ना, चाइना के मार्केट के अंदर भी इनकी पोजीशन काफी खराब है। मतलब कि Xiaomi पूरी डिक्लाइन पर है, पूरा का पूरा BB के ग्रुप डिक्लाइन पर है। कहने का मतलब अगर मैं सिर्फ चाइना का स्मार्टफोन मार्केट देखूं ना, तो सिर्फ 2 कंपनी जो अच्छा परफॉर्म कर रही है। वहां पे एप्पल नंबर 1 बन के बैठे और एप्पल बहुत बिक रहा है। उसके बाद Huawei यहाँ पे कम बैक कर लिया और चाइना में Huawei बहुत चल रहा है। उसके अलावा बाकी जितनी भी कंपनीज मार्केट में अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही, यानी कि इंडिया में मार्केट शेयर लूज हो रहा है। और जब चाइना में उनके घर में ही ऑलरेडी पहले दिक्कतें हो रही है, तो वो इंडिया की प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, पहले अपने घर की प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। मतलब कि BB के ग्रुप ने भी अपनी कंपनीज के अंदर ज्यादा से ज्यादा पैसा डालना बंद कर दिया है, क्योंकि गवर्नमेंट वगैरह की इनके ऊपर नजर पड़ चुकी है और चाइना में भी पूरा BB की स्थिति खराब है। तो ये लोग अभी चाइना के अंदर अपनी रिकवरी फेज के अंदर चल रहे हैं। वही बात करें इंडिया में, तो BB के ग्रुप से रिलेटेड एक और इंटरेस्टिंग चीज थी, वो ये थी कि BB के ग्रुप अब इंडिया के अंदर अब अलग तरीके से काम करेगा। मतलब कि इंडिया में OnePlus, Oppo, Realme अलग तरीके से रहेगा और गवर्नमेंट की इनके ऊपर नजर पड़ गई थी, इसलिए इस तरीके से फैसला लेना पड़ा। क्योंकि पहले जब ये एक तरीके से काम करते थे ना, तो काफी पैसा बचा लेते थे और काफी सारा पैसा इधर उधर घुमा भी देते थे, लेकिन अब आने वाले समय में चीज यहाँ पर नहीं कर पाएंगे। इसके साथ ही मैंने शुरुआत में बात करी थी माधव शेठ की और ऑनर की, तो अभी भी कोई कंफर्मेशन नहीं है ऑनर का इंडिया में आने के लिए। लेकिन अगर माधव शेठ ऑनर के साथ जुड़ रहे हैं तो क्यों जुड़ रहे हैं, उसके बारे में एक न्यूज यहाँ पे पता चली। बेसिकली गवर्नमेंट ने जितनी भी चाइनीज कंपनीज है, BB के ग्रुप हो गया, Xiaomi हो गया, सबको बुलाया और उनसे कहा जो इंडियन स्टेक होल्डर्स होते हैं ना, उनकी इन्वॉल्वमेंट यहाँ पे इंक्रीज करनी पड़ेगी और मेजरली उनको ही यहाँ पे ज्यादा कंट्रोल देना पड़ेगा। बेसिकली सबको बात पता है कि इंडिया के अंदर जो फोन्स कंपनी जो इंडिया में अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं वो ज्यादातर चाइनीज है। चाइनीज कंपनी के बगैर इंडिया में आपको इतने अच्छे फोन देखने को नहीं मिल सकते और इंडियन कंपनीज में लावा को छोड़ के कोई दूसरा ब्रांड एग्जिस्ट नहीं करता जो आपको थोड़ा अच्छी क्वालिटी का फोन यहाँ पे डिलीवर कर दे। अब सबसे आसान तरीका यही बचा है कि जो चाइनीज कंपनी इंडिया में काम कर रही है उसके अंदर इंडियन स्टेक होल्डर का इन्वॉल्वमेंट इंक्रीज कर दे। अब सबसे पहले तो यहाँ पे इंडियन एग्जीक्यूटिव्स को अपॉइंट करना पड़ेगा, यानी कि किसी भी कंपनी में CEO, CTO, CMO, CEO होते हैं ना, टॉप लेवल की जो पोजीशंस होती है ना, वहां पे चाइनीज को नहीं बैठाना है, वहां पर एक इंडियन आदमी ही होना चाहिए जो कि सारी चीजें देखे और इंडिया के मार्केट के हिसाब से डिसीजन ले। इसके साथ ही इंडिया में अगर किसी कंपनी को मैन्युफैक्चरिंग शुरू करनी तो कोई भी चाइनीज कंपनी अकेले नहीं कर पाएगी। इसके लिए उसे किसी दूसरी इंडियन कंपनी के साथ पार्टनरशिप करनी पड़ेगी, जिसका यूज करके वो इंडिया में अपने मैन्युफैक्चर कर पाए फोन्स को। इसके साथ ही अगर डिस्ट्रीब्यूशन करना है उसके लिए भी किसी इंडियन कंपनी के साथ इन्हें पार्टनरशिप करनी पड़ेगी। यहाँ तक कि इंडिया में मार्केटिंग अगर इन्हें करनी है, या फिर ये भी बोला गया कि इंडिया में जो फोन बनते थे अब उसको यहाँ पे इंडिया के बाहर भी एक्सपोर्ट करना है, तो उसके लिए भी किसी इंडियन कंपनीज की मदद लेनी पड़ेगी। इंडियन कंपनीज की जो इन्वॉल्वमेंट होगी चाइनीज कंपनियों पहले से ज्यादा कर दी जाएगी, ताकि चाइनीज कंपनी सारी चीजें खुद अपने कंट्रोल में ना रखे। और ये जो टैक्स इवेजन वाली जो गलत प्रैक्टिसेस हो रही थी ना, इसके ऊपर लगाम लगाई जाए, क्योंकि पिछले साल अगर आपको नहीं पता तो काफी सारी कंपनीज के ऊपर ED ने रेड करी थी और काफी सारे फ्रॉड्स वगैरह यहाँ पे पकड़े गए। तो अब इस टाइप की चीजें चाइनीज कंपनी के साथ ज्यादा नहीं हो, इसलिए उनके ऊपर थोड़ा बहुत रेगुलेशन वगैरह यहाँ पे लगाने की कोशिश की जाएगी। इवन ये भी पता चला कि जैसे स्मार्टफोन कंपनी ऑनलाइन अपने आप को एग्रेसिव दिखाती है और उस कारण से जो ऑफलाइन रिटेलर्स होते हैं उन्हें नुकसान होता है, कि ऐसा कुछ उन्हें कहाँ पे करना पड़ेगा, उस जगह लोगों को प्रॉफिट देखने को। मतलब कि ऑनलाइन में तो Amazon, फ्लिपकार्ट है, लेकिन ये जो कंपनीज है अमेरिकन कंपनीज है और ये अपना पैसा अगर कमाएंगे तो बाहर भेजेंगी, और इस चक्कर में कई बार जो नुकसान होता है वो इंडियन रिटेलर्स का होता है जो इंडिया में बैठ के काम करना चाहते हैं। इसलिए इनके बीच में फेयर प्रैक्टिसेस हो, इस पर भी यहाँ पे बात की गई है। तो ओवरऑल कहने का मतलब यही है कि जितनी भी चाइनीज कंपनी है थोड़े से डर में, क्योंकि जिस तरीके से वो बिजनेस किया करती थी ना, अब वो चीज यहाँ पर बदलने वाली है। और शायद यही एक रीजन हो सकता है कि माधव शेठ ऑनर के साथ यहाँ पे आने वाले हो। मतलब कि अगर ऑनर को इंडिया में अगर आना है तो उसे एक इंडियन रिप्रेजेंटेटिव चाहिए, इंडियन CEO चाहिए, और माधव शेठ हो सकता है इसलिए यहाँ पे इसके साथ जुड़ रहे हो। देखते हैं आने वाले टाइम में क्या रहता है। हाँ, लेकिन अब ये बात तो माननी पड़ेगी कि जिस तरीके से चाइनीज कंपनीज ने मोनोपोली क्रिएट कर रखी थी ना, अब वो मोनोपोली उनकी ज्यादा दिन चलेगी नहीं। बाय द वे, क्या लगता है आप लोगों को, क्या चाइनीज कंपनीज कभी इंडिया से बाहर हो जाएंगी या फिर इंडिया में ही काम करती रहेंगी? आपको जो ओपिनियन है नीचे कमेंट बताना भूलो। थैंक यू आपको वीडियो देखने के लिए। मैं आपसे नेक्स्ट वन के अंदर। गुड बाय।